हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है आपका। उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों, वो है रासायनिक अपक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। रासायनिक अपक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, या फिर इसको हम आर्हेनियस का टक्करों का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आर्हेनियस का टक्करों का सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। कोलिशन थ्योरी ऑफ आर्हेनियस, है ना, या फिर रासायनिक अपक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, कोलिशन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। तो रासायनिक अपक्रिया का संघट्ट सिद्धांत क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया के संघट्ट सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं जिनको हमने बच्चों नोट किया है, और पहले आपको समझाते हैं कि रासायनिक अपक्रिया का संघट्ट सिद्धांत होता क्या है। देखिए, इन्होंने बताया था कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया कब संपन्न होती है, जब अवकारक अणु आपस में टकराते हैं। जब अवकारक अणु आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। और जो अवकारक अणु होते हैं बच्चों, वो ठोस गोलों के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, ठोस गोलों के समान। उनके टकराने के लिए उपयुक्त दिशा का होना आवश्यक है बच्चों, ठीक है ना। और जब अवकारक अणु आपस में टकराएंगे तभी रासायनिक अपक्रिया संपन्न होगी और तभी उत्पाद का निर्माण होगा, ठीक है ना। और इन्होंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि जितनी टक्करें होती हैं उन सभी टक्करों से उत्पाद बन जाए। उन सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें ही ऐसी होती हैं बच्चों जो कि प्रभावी होती हैं। जो क्या होती हैं, प्रभावी होती हैं, जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है। अगले पॉइंट में इन्होंने बताया कि रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही है कब, कि जब अवकारक अणु आपस में टकरा रहे हैं। तो अवकारक अणुओं को आपस में टकराने के लिए इनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। इनके पास क्या होती है, एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उनको अपक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है ना। जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों को हमने बच्चों लिखा है। देखिए, इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रासायनिक अपक्रिया तभी संपन्न होती है जब अवकारक अणु आपस में टकराते हैं। यानी रासायनिक अपक्रिया कब संपन्न होती है, जब अवकारक अणु आपस में टकराते हैं। और सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें ही प्रभावी होती हैं जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है। जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है। अगले पॉइंट में, प्रभावी टक्करों के लिए अवकारक अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उनको अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, जिसे दहली ऊर्जा यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये हमने एक ग्राफ बनाया है कि अपक्रिया इधर को आगे बढ़ रही है और यहां टोटल इसकी ऊर्जा है, कुल ऊर्जा, ठीक है ना। जैसे ये अवकारक है हमारा, क्या है, अवकारक। तो अवकारक अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे कि ये यहां पे इसकी दहली ऊर्जा का हमने ग्राफ दिखाया। तो दहली ऊर्जा, जो इनकी न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा, है ना, जिसके कारण ये रासायनिक अपक्रिया करते हैं आपस में। तो यहाँ ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये कहलाता है इनका एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध। जब ये अवकारक अणु इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाते हैं तभी बच्चों उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। और अवकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए, अवकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। यह है आपकी ईए, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि अवकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा यानी कि ईए कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ईए कहते हैं, ठीक है ना। और जो सक्रियण ऊर्जा है ये कहां से प्राप्त होती है, ये भी इनकी प्रभावी टक्करों से ही प्राप्त होती है। जब अवकारक अणु आपस में टकराते हैं
तभी ये सक्रियण ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है, जो उनको दहली ऊर्जा तक लेके जाती है। तो इस यहां लिखा है हमने कि अणुओं की यह ऊर्जा भी उनकी प्रभावी टक्करों से ही प्राप्त होती है। ठीक है ना। और अब बात करते हैं कि ये हमने जो एनर्जी बैरियर है ये बनाया है, एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध। तो ऊर्जा अवरोध क्या होता है बच्चों? ऊर्जा अवरोध क्या होता है? देखिए, अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पार करने के बाद अवकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, ऊर्जा अवरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा अवरोध। यानी इसे पार करने के बाद ही उत्पाद का फॉर्मेशन होता है बच्चों, उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है ना। एक पॉइंट और है इसका कि उपयुक्त संघट्टवाद के आधार पर, यानी जो भी हमने सब कुछ लिखा जो सीखा, उपयुक्त संघट्टवाद के आधार पर अवक्रिया का जो वेग है प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड पर निर्भर करता है। प्रति लीटर प्रति सेकंड पर निर्भर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? संघट्ट आवृत्ति, यानी कि जेड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। तो एक बात पुनः रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात, यानी अवकारक अणु ठोस गोलों के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? ठोस गोलों के समान होते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब अवकारक अणु आपस में टकराते हैं। ठीक है ना। और सभी टक्करें, जितनी टक्करें होती हैं, सभी टक्करों में बहुत कम टक्करें ही क्या होती हैं? प्रभावी होती हैं, जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है बच्चों। और अगला पॉइंट क्या है बच्चों? यानी कि प्रभावी टक्करों के लिए अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। प्रभावी टक्करों के लिए अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और अवकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए एक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसको क्या कहते हैं हम? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट है बच्चों, ये सभी पॉइंट इस सिद्धांत के इंपोर्टेंट पॉइंट है। इन सभी को आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और इसके बाद हम बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया का वेग किन किन पर निर्भर करता है। देखिए, रासायनिक अपक्रिया का जो वेग है उपयुक्त अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, यानी कि प्रायिकता पी पर, और संघट्ट आवृत्ति जेड पर, और एक्टिवेशन एनर्जी पर निर्भर करता है किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग बच्चों। ठीक है ना। तो पहले आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि रासायनिक अपक्रिया का वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आप नोट करें इसे। अब 8वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों, रासायनिक अपक्रिया का वेग, रासायनिक अपक्रिया का वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है।
वो कौन कौन से कारक हैं बच्चों? नंबर 1 है उपयुक्त अभिविन्यास, उपयुक्त अभिविन्यास, या प्रायिकता भी बोलते हैं बच्चों इसे। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। ठीक है ना? पी। या त्रिविम कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिविम कारक। और दूसरा है आपका सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, ईए। ठीक है। और तीसरा है आपका संघट्ट आवृत्ति, संघट्ट आवृत्ति। इसको हमने बताया था आपको, क्या है ये? जेड है। ठीक है ना? तब अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग हमें निकालना है, जैसे एग्जाम्पल में मान लिया कि माना कि अपक्रिया क्या है? ए प्लस बी एरो कोई प्रोडक्ट बना रहा है। क्या है? प्रोडक्ट बन रहा है कोई। ठीक है। तब अपक्रिया का जो वेग होगा, अपक्रिया का वेग आर बराबर क्या क्या होगा? पी जेड ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। पी जेड ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है ना? तो ये था बच्चों रासायनिक अपक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, है ना, या फिर टक्करों का सिद्धांत। तो आप इसे नोट करें। और इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं आरहेनीय समीकरण क्या होता है। ठीक है ना? और आरहेनीय समीकरण के द्वारा हम एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी उसकी गणना हम कैसे करते हैं। आप इसे नोट करें। अब बात करेंगे बच्चों आरहेनीय समीकरण की। आरहेनीय समीकरण क्या है? तो हेडिंग लगाएंगे आरहेनीय समीकरण। ठीक है। देखिए, अपक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक आरहेनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत किया था बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं? आरहेनियस का समीकरण कहते हैं। वो क्या था? अभी लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं। अपक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक आरहेनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे
आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। ठीक है, इनके अनुसार किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, के ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी किसी अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी के समानुपाती होता है। ठीक है ना, यानी कि k इज प्रोपोर्शनल टू ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, और यहां से बच्चों समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हम तो आ जाएगा k बराबर a ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। यही आपका आर्हेनियस समीकरण है। यही क्या है, आर्हेनियस समीकरण। तो यहां लिखेंगे यही आर्हेनियस समीकरण है। ठीक है ना, अब बात करते हैं, देखो जहां के क्या है, वेग स्थिरांक है, ए क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर आवृत्ति गुणांक भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, और ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। तो ये सारी चीजें हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, जहां के क्या है, वेग स्थिरांक है, और ए क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर आवृत्ति गुणांक, और आर क्या है, गैस नियतांक है बच्चों। गैस नियतांक आर का मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, और टी क्या है, यहाँ पर परम ताप है, और ई ए आप जानते हैं क्या है, सक्रियण ऊर्जा है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, अच्छा एक बात करते हैं अब, यदि यहां पर टी का मान बढ़ता है, देखो लिख देते हैं, यदि टी का मान बढ़ेगा, यदि टी का मान बढ़ जाता है तो ई ए अपॉन आर टी का पूरा मान घट जाएगा बच्चों। तो माइनस ई ए अपॉन आर टी का मान घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और जब ई ए अपॉन आर टी का मान घटेगा, ये माइनस की वैल्यू है, तो इसलिए ए ई की घात पूरे का मान बढ़ जाएगा, इसलिए ए ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जब ए ई की घात माइनस ई अपॉन आर टी का मान बढ़ जाएगा बच्चों, तो के का मान भी, तब के का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों, के का मान भी बढ़ेगा। और इसलिए के का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी, आर का मतलब वेग का मान भी बढ़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये वाली चीज भी बच्चों याद करके रखेंगे आप। ये बच्चों आर्हेनियस समीकरण है। ठीक है ना,
अब इस आरहेनियस समीकरण से हम एक्टिवेशन एनर्जी की गणना कैसे करते हैं, यानी कि सक्रियण ऊर्जा की गणना हम कैसे करते हैं, उसको अभी बताते हैं आपको। पहले आप इतना नोट करें अपनी नोटबुक पर। तो आपने नोट किया होगा बच्चों। अब करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की गणना। सक्रिय ऊर्जा की गणना हम कैसे करेंगे वो बताते हैं आपको। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, ई ए की गणना। हम सक्रिय ऊर्जा की गणना कैसे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्या सूत्र आया हमारा, के बराबर ए और ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये वाला फॉर्मूला आया, ये आरहेनियस समीकरण है। और इस आरहेनियस समीकरण से हम एक्टिवेशन एनर्जी की गणना कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे बच्चों, ठीक है ना। दोनों पक्षों में लॉग बेस ई लेने पर, ठीक है ना। दोनों ओर क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग बेस ई के बराबर लॉग बेस ई ए और ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। हमने आपको एक सूत्र लिखाया था लॉग एम इंटू एन का, लॉग एम इंटू एन का क्या लिखाया था, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, लॉग बेस ई के बराबर लॉग बेस ई ए और प्लस लॉग बेस ई और ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। इसके बाद हमने एक सूत्र आपको और लिखाया था लॉग का, लॉग एम की घात एन, लॉग एम की घात एन। तो एन आगे आ जाती है, यानी ये वाली पूरी घात कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, लॉग बेस ई के बराबर लॉग बेस ई ए और माइनस ये वाली पूरी वैल्यू आगे आ जाएगी, माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉग बेस ई और ई। अब यहां पे लिख देंगे, चूंकि लॉग बेस ई और ई का मान हो गया बच्चों 1, कितना, जब आधार और ये समान होते हैं तो फिर उसका मान कितना होता है 1। तब कितना बचेगा हमारा, लॉग बेस ई के बराबर लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है ना। अब लॉग ई को हम लॉग 10 में चेंज कर देंगे, लॉग ई को लॉग 10 में चेंज करेंगे बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि लॉग बेस ई बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है। लॉग बेस ई बराबर कितना होता है 2.303 लॉग बेस 10। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, तब कितना हो जाएगा ये 2.303 लॉग बेस 10 ए बराबर ये कितना, सॉरी के है यहाँ पे कितना है बच्चों के, और ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 और ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर 2.303 से भाग दे देंगे बच्चों, दोनों ओर क्या करेंगे हम 2.303 से भाग देंगे। तो दोनों ओर 2.303 से भाग देने पर
जब भाग देंगे बच्चों तो ये तो कट ही जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, log बेस 10 के बराबर log बेस 10 a, और यहाँ हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 और आर टी, ये निकल के आएगा बच्चों। इसको समीकरण मान लेंगे हम फर्स्ट। ठीक है। अब यदि किसी भी अपक्रिया में ताप को बढ़ा के और चेंज कर दिया जाए, ठीक है ना, यानी ताप T1 से T2 कर दिया जाए, तो ये वेग स्थिरांक भी चेंज हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, K1 से K2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि ताप T1 से T2 कर दिया जाए तब वेग स्थिरांक K1 से K2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, K1 से K2 हो जाएगा, है ना। तब हम क्या करेंगे, तब ये हो जाएगा log बेस 10 K1, यहाँ क्या कर देंगे, K1 बराबर log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और टी की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, T1। कितना हो जाएगा, T1। ये समीकरण हो जाएगा आपका सेकंड। अब K2 होगा ना वेग स्थिरांक, तो इसलिए एंड log बेस 10 K2 बराबर log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। कितना हो जाएगा, समीकरण 3। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 माइनस समीकरण, यानी समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड को घटा देंगे, समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकंड। ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लें बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं पाएगा ये, तो नोट करें आप, फिर इसके लिए आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है ना। तो कितना आया है बच्चों ये, तो समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकंड। अब बच्चों समीकरण थर्ड कौन सा, ये वाला, यानी log बेस 10 K2 माइनस समीकरण सेकंड है log बेस 10 K1 बराबर, अब log थर्ड का ये वैल्यू है log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। और अब इस वाली वैल्यू को माइनस लगा के लिखेंगे बच्चों, माइनस log बेस 10 a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। ठीक है। log बेस 10 से बच्चों log बेस 10 कट जाएगा, और ये हो जाएगा log m माइनस log n। log m अपॉन n का सूत्र होता है बच्चों ये, तो यहां हम लिख सकते हैं log बेस 10 K2 अपॉन K1 बराबर, ये देखो ये माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 है, और ये है ई अपॉन 2.303 आर T1। ठीक है। तो प्लस का है, पहले क्या कॉमन लेंगे हम, ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन ले लिया अगर हमने, तो बचेगा 1 अपॉन T1 और माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है। अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे आगे, log बेस 10 K2 अपॉन K1
इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और यहां से बच्चों एलसीएम आएगा T1 और T2, तो ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये आपका आर्हेनियस के समीकरण से हमने सक्रियण ऊर्जा की कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके लिए आपको फॉर्मूला निकाल के दिया है। ठीक है ना, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और हमारी थ्योरी वाली क्लास है बच्चों बिल्कुल समाप्त हुई, और इससे अगली क्लास में इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल क्लास आएगी आपकी। ठीक है ना, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।